chemistry point. Now, today we are going to deal with the topic IR spectroscopy. हम स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़ चला रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर क्लासेस के लिए एंड एमएससी क्लासेस के लिए, जिसमें हमने बहुत सारे वीडियोस इससे पहले भी देखे। तो आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट्स द इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जब हमने रेंज डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि जो आईआर रीजन होता है, आईआर रीजन इज़, हम वेव नंबर के फॉर्म में अगर लें तो 400,000 से लेकर 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है। ओके, सो दिस इज़ द आईआर रीजन। आईआर रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी कम होती है विथ रिस्पेक्ट टू विजिबल रीजन और यूवी रीजन। तो इसीलिए ये जो एनर्जी होती है, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर इलेक्ट्रॉन टू नॉक इट ऑफ। फॉर एग्जांपल, ये एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, जो सर मैं आपको बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके दूसरे और लेवल पे चला जाता है। तो दिस एनर्जी, आईआर एनर्जी, इज़ नॉट सफिशिएंट टू नॉक द इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ इतने की सफिशिएंट है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम्स हैं और जो बॉन्डिंग है, उनमें वाइब्रेशन हो सके। इसीलिए हम इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिटेल से जानने से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल्स। ओके, जिसके वजह से ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। ओके, वी शुड सी द डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल HCl है, HNCl, ओके, जिसमें 2 एटम है, इसलिए इसे डायटोमिक कह रहे हैं, जिसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ओके, तो अगर हम इसे देखें, एक डायटोमिक एटम को देखें, तो हमें पता है कि जब बॉन्डिंग होती है, ओके, तो बॉन्डिंग का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं एक एटम के, वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज। ओके, उसी तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर इन दोनों में जो है एक ओवरलैपिंग टाइप की होती है, और ये ओवरलैपिंग कहाँ तक होती है, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके यहाँ पर रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल्दो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा क्लोज आएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस में रिपल्शन फोर्स जो है, यहाँ 2 प्रकार की फोर्सेस काम कर रही हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, सो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर हो जाती है तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, मतलब इस डिस्टेंस पर ये एटम स्टेबल होता है और इसकी एनर्जी जो होती है मिनिमम होती है। इससे ज़्यादा क्लोज आएंगे तब भी दिक्कत है, ज़्यादा दूर जाएंगे तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ये हमने बॉन्ड फॉर्मेशन में देखा था। ओके, तो क्या होता है कि अगर आपको इसका डिस्टेंस बढ़ाना है, इन दोनों बॉन्ड का मतलब इन दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम देखें, एक ग्राफ प्लॉट करें, अगर ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है मिनिमम एनर्जी पर, 0 एनर्जी पर, तो ये जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ये इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि मान लीजिए Cl यहाँ है और H, दिस इज H यहाँ था, ओके, Cl यहाँ था, H यहाँ था, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। लेकिन अगर इस H को हम और Cl की तरफ ले जाएं तब भी एनर्जी हाई होगी, और उससे दूर ले जाएं तब भी एनर्जी हाई होगी। ओके, उसी तरीके से अगर और क्लोज लाएंगे Cl के तो एनर्जी और हाई होगी, या और दूर ले जाएंगे तो और हाई होगी। तो कुल मिला के ये जो हमें यहाँ पर मोशन दिखाई देता है, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन दिखाई देता है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा ही होगा ये 12th क्लास में फिजिक्स में, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। मतलब जब भी एक पीरियोडिक मोशन होता है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, फॉर एग्जांपल पेंडुलम आपने देखा है। पेंडुलम जो है इट मूव्स टू एंड फ्रो। ये पेंडुलम है, ये यहाँ से यहाँ जाता है, फिर ये वापस आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वापस आता है,
एंड ये जो टू और फ्रो मोशन है चलता रहता है। तो इस मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो इसी तरीके से ये जो वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेशन कब होगा? जब इसको हम कुछ एनर्जी देंगे, बिकॉज इट इज़ एट हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि जब IR रेडिएशन किसी मॉलिक्यूल से पास की जाती है जो कि IR एक्टिव हो। नाउ व्हाट इज IR एक्टिव? IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स उन्हें कहते हैं जिनमें कुछ डायपोल मूवमेंट हो। ओके, वो हम डिस्कस करते हैं। सो जब भी किसी मॉलिक्यूल से IR रेडिएशन पास की जाती है तो और वो IR एक्टिव भी है, दो कंडीशन, IR रेडिएशन पास की जा रही है और वो IR एक्टिव भी है, तो ये मॉलिक्यूल उस IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और ये अपने से हायर एनर्जी लेवल पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, तो और एनर्जी आप देंगे, अगर वो एब्जॉर्ब करने लायक है तो वो फिर हायर एनर्जी। तो इस तरीके से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता, यहाँ पर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है। यानी कि जो हम ये मान सकते हैं कि जैसे दो मॉलिक्यूल हैं, उसके जो दो एटम हैं वो जो बॉन्ड हम लाइन बनाते हैं, दैट इज़ नॉट लाइन बट इट्स अ काइंड ऑफ स्प्रिंग। अगर वो स्प्रिंग से जुड़े हैं तो अगर इसको हम एनर्जी से खींचेंगे तो ये आगे भी जा सकते हैं, फिर वापस आएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर वापस आएंगे। ओके, तो इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, स्ट्रेचिंग। इसी प्रकार से बहुत सारे मोशन होते हैं, बेंडिंग मोशन भी होता है, ये सब हम अभी डिस्कस करते हैं। तो टू और फ्रो ये इस तरीके से एनर्जी एब्जॉर्ब किया मॉलिक्यूल ने और ये स्ट्रेचिंग की, फिर वापस आए, फिर स्ट्रेचिंग की, फिर वापस आए। तो ये डिपेंड करता है कि फोर्स किस साइड में लग रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। जो IR एक्टिव, मैंने अभी वर्ड यूज किया था। ओके, सो व्हाट आर IR एक्टिव? IR एक्टिव हम किसे कहेंगे? उन मॉलिक्यूल्स को कहेंगे जिसमें पहली चीज है हेट्रो एटॉमिक होते हैं। हेट्रो एटॉमिक कहने का मतलब अगर सेम एटम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। ओके, द फोर्स ऑफ पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, तो जो भी उसमें वाइब्रेशन होगा उसमें डायपोल मूवमेंट क्योंकि जीरो होगा तो इसलिए उस वाइब्रेशन से उसके डायपोल मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका H बॉन्ड लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, यहाँ पर अगर ये स्ट्रेचिंग होती भी है तो यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट है वो ज़ीरो है, ये डायपोल मूवमेंट चेंज नहीं होता इसके स्ट्रेचिंग से। ओके, तो इसलिए ये जो है ये हम कहते हैं दिस इज़ नॉट IR एक्टिव, दिस इज़ IR इनएक्टिव। ठीक है, उसी तरीके से IR एक्टिव हम किन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं? IR एक्टिव हम कहते हैं कि जब फॉर एग्जांपल कार्बोनिल ग्रुप। ओके, कार्बोनिल ग्रुप में हमें पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल ऑन करती है। ओके, सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन दैम। ओके, सो इसमें कुछ डायपोल मूवमेंट भी होता है। तो अगर इसमें वाइब्रेशन होगा, बेंडिंग या स्ट्रेचिंग या जो भी वाइब्रेशन होगा, तो यहाँ पर अगर कोई मोशन हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, ये जो डायपोल मूवमेंट है ये अफेक्ट होता है, ये कम ज़्यादा होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डायपोल मूवमेंट हो और वाइब्रेशन के कारण उसके डायपोल मूवमेंट में चेंजेस आए, ओके, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं IR एक्टिव मॉलिक्यूल। ओके, IR एक्टिव। तो ये हुआ IR एक्टिव की डेफिनेशन। इसी टाइप से हम देखते हैं मॉलिक्यूल जो मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग जो मोशंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एक मॉलिक्यूल तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। ओके, यहाँ वाइब्रेशनल लेवल की बात हो रही है क्योंकि एनर्जी कम में मात्रा में है, तो यहाँ पर या तो स्ट्रेचिंग मोशन होता है या बेंडिंग मोशन होता है। अब स्ट्रेचिंग मोशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसे कहते हैं? तो सिमेट्रिक हम किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है। ओके, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें एक फोर्स यहाँ लग रहा है और एक फोर्स यहाँ लग रहा है। ओके, इस बॉन्ड के थ्रू हम देखते हैं कि एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, यानी दोनों एटम को हम जो है हम उसको मूव कर रहे हैं ऐसे,
मतलब दोनों तरफ से ऐसे खींच रहे हैं, कान को दोनों ऐसे खींच रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, या नीचे की तरफ खींच रहे हैं, ओके, नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो इसमें जो भी डिस्टॉर्शन होगा वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब एक जैसा होगा, इस एटम में भी, इस बॉन्ड में भी और इस बॉन्ड में भी एक जैसा डिस्टॉर्शन होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं सिमेट्रिक वाइब्रेशन। ओके, एसिमेट्रिक में क्या होगा, एसिमेट्रिक में इसी मॉलिक्यूल का अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर ये अगर इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, यानी एक को हम ऊपर खींच रहे हैं, एक को नीचे खींच रहे हैं। ओके, तो जो शेप में डिस्टॉर्शन हो रहा है या डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन हो रहा है, ये एसिमेट्रिक टाइप का हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों टाइप के वाइब्रेशन में जो बैंड आते हैं हमको अलग अलग टाइप से आते हैं। ओके, लाइकवाइज बेंडिंग, बेंडिंग में आपके बहुत सारे मोशंस होते हैं। एक होता है सीजरिंग, सीजर कैंची, आपने देखी है कैंची, कैंची आप कैसे चलाते हैं, कैंची को ऐसे खोलते हैं फिर ऐसे बंद करते हैं, ऐसे खोलते हैं ऐसे बंद करते हैं, ऐसे खोलते हैं ऐसे, मतलब ऐसे 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 काटते हैं ना भैया, आप हाथ रख के काटते हैं, बट ऐसे ऐसे चलता है कैंची, ऐसे ऐसे चलती है। लाइकवाइज अगर उसको कहते हैं सीजरिंग, अगर ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ओके, ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम एक तरफ लाएं और या फिर एक तरफ ले जाएं बाहर की तरफ, ओके, ऐसे ऐसे, ये मतलब ये बाहर की तरफ ले जा रहे हैं फिर अंदर की तरफ ऐसे, दिस इज सीजरिंग, कैंची की तरह मोशन, उसको हम सीजरिंग मोशन कहते हैं। उसी तरीके से एक होता है वैगिंग मोशन। वैगिंग, वैगिंग शब्द जो है आप जानते होंगे, जो हम कहते हैं कि द डॉग हैज वैग्ड हिज टेल, यानी कि कुत्ता पूंछ हिला रहा है, हिलाना मतलब, कहने का मतलब। तो जो मॉलिक्यूल है उसमें जो दोनों फोर्स है वो एक ही तरफ लग रहे हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे लगने के बजाय यहाँ पर क्या है कि ये जैसे इस तरफ है तो ये दूसरा वाला भी इस तरफ है, तो ये दोनों एक ही तरफ, इसी तरीके से ये इस तरफ है तो दूसरा वाला भी इस तरफ है, यानी कि जो एटम है, एटम का एक इसको इस तरफ हम खींच रहे हैं, इसको भी मतलब ऐसे ले जा रहे हैं फिर ऐसे ले जा रहे हैं, फिर ऐसे ले जा रहे हैं, फिर ऐसे ले जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज वैगिंग, इसीलिए इसको वैगिंग कहते हैं, जैसे कुत्ते की पूंछ हिलती है ना ऐसे ऐसे, उसी टाइप की वैगिंग मोशन। ओके, लाइकवाइज ट्विस्टिंग मोशन, ट्विस्ट, ट्विस्ट करना। ठीक है, ट्विस्ट आप जानते हैं कैसे करते हैं, ट्विस्ट यानी ये जो एटम है इसमें हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं और इसमें हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे ट्विस्ट हो रहा है। ओके, ये आपने इस तरफ फोर्स लगाया, इसको इधर खींचा, फिर इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, इसको ऐसे, ये जो ट्विस्ट होता है। ओके, तो दैट इज ट्विस्टिंग मोशन। और एक होता है रॉकिंग मोशन। रॉकिंग मोशन क्या होता है कि जैसे रॉक चेयर पे हम बैठते हैं, बैठे हैं आप रॉक चेयर पे, ओके, रॉक चेयर पे ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे झूलते हैं ना, जो पुराने लोग की रॉक के चेयर, तो इसमें भी आपका जो एटम है इसमें मोशन ऐसे लग रहा है कि ये दोनों सामने की तरफ, फिर दोनों पीछे की तरफ, फिर सामने की तरफ, फिर पीछे की तरफ। सो दिस इज मूविंग हियर एंड हियर, रॉकिंग, इसीलिए इसको रॉकिंग कहते हैं। रॉकिंग चेयर होती है ना जो जिसमें नीचे से ऐसे कर्व जैसा लगा रहता है, जो ऐसे ऐसे हिलती रहती है, यूजुअली हॉरर फिल्म में यूज़ होती है, आपने देखा होगा, या जो आपकी डॉल होती है वो उसी में बैठ के हिलती रहती है। ओके, सो दिस इज द रॉकिंग मोशन। तो इस तरीके से बेंडिंग मोशन हो गए, स्ट्रेचिंग मोशन हो गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आईआर स्पेक्ट्रा के बारे में। ओके, तो जो आईआर स्पेक्ट्रा मिलता है उसको हम लेते हैं परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में। परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में अभी हम इंस्ट्रूमेंटेशन और उसका प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में क्यों लेते हैं, क्योंकि हम अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्टरी पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं कि मैंने उसमें स्पेक्ट्रा के बारे में आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के अंदर से गुजरती है तो क्या होता है कि कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, हमने इसको देखा था कि ये जैसे मैटर है, यहाँ से रेडिएशन, आईआर रेडिएशन पास हो रही है। ओके, तो यहाँ से कुछ पोर्शन इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, कौन सा पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो सिलेक्शन रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि एनर्जी कभी भी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं होती, इट एब्जॉर्ब इन क्वांटा। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वांटा की एनर्जी होगी वही एब्जॉर्ब होगी, और जो बची हुई एनर्जी है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। ट्रांसमिट मतलब गुजर जाना, ट्रांसमिटेंस। और ये जो है हमारा डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करके आपको ग्राफ देगा कंप्यूटर पे। ओके, तो ये इसका प्रोसेस है। इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट हम देखते हैं, उसमें देखेंगे। सो हम ये जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो लेते हैं परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में।
यानी कितना एब्जॉर्ब हुआ वो नहीं ले रहे हैं, कितना ट्रांसमिट हुआ वो ले रहे हैं। ओके, कितनी रेडिएशन ट्रांसमिट हुई। तो अगर वो मॉलिक्यूल जो है, जो हमने उसमें से पास की है रेडिएशन, ओके, जिस फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन हमने पास की है उस फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन उसे नहीं चाहिए, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ओके, तो वो उसमें से गुजर जाएगा। ठीक है, तो गुजर जाएगा मतलब 100% ट्रांसमिटेंस। 100% ट्रांसमिटेंस मतलब वो इस तरफ आएगा 100% पे। लेकिन जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा तो हमें ऐसे ऐसे ग्राफ्स मिलेंगे। ओके, इट ड्रॉप्स लाइक दिस। ओके, ऐसे हमें IR ग्राफ मिलते हैं जो एब्जॉर्बेंस को दिखाते हैं। यानी ट्रांसमिटेंस घट गया, ट्रांसमिटेंस एक पर्टिकुलर लेवल तक घट गया, इसका मतलब है कि एब्जॉर्बेंस बढ़ गया। ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओके, जितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी कम लाइट ट्रांसमिट होगी, यानी कि बच के निकलेगी, है ना। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपीज़ हैं, आप गए कहीं पर और आपने उसमें से 400 खर्च कर दिए। ओके, तो आपके पास कितना बचा? 100। तो भाई जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे उतना कम बचेगा ना आपके पास। उसी तरीके से जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई उतना ही कम ट्रांसमिटेंस होगा। तो ये जो डिप हमें दिखाई देता है, ये हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब हुई और ट्रांसमिटेंस कम हुआ। ओके, अगर ट्रांसमिटेंस ज़्यादा है, 100% के करीब करीब है, तो ये ऊपर ऐसे ऐसे लाइन जाती है और फिर ये सब। तो ये जो रीजन है, हम अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जो रीजन है 4000 से लेके मैंने आपको बताया था 600 तक का IR का रीजन। ओके, तो इस रीजन में जो 3600 से लेकर 1600 सेंटीमीटर इनवर्स का रीजन है, ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। यानी जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे कीटोन CO, ओके, या एल्डिहाइड ग्रुप या दूसरा ग्रुप, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनके जो स्पेक्ट्रा हैं वो इस रीजन में आते हैं। ठीक है, तो यूजुअली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल हम फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में ही करते हैं। एलिमेंटल डिटेक्शन में हम दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं। IR का मेन इस्तेमाल हम फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में करते हैं, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें ज़्यादा डायपोल मोमेंट चेंज होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था IR एक्टिव वो ज़्यादा होते हैं, तो हम पहचान सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये हमें जो है, जैसे कि पहले के जो केमिस्ट होते थे वो कोई कंपाउंड फॉर्मेशन किए, अब उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो उन्हें नहीं मालूम। ओके, तो क्या करेंगे, उसका अलग अलग रिएक्शन करते थे, उसको अलग अलग रिएजेंट से हम रिएक्ट करते थे और अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स बनाते थे। तो हमें पता चलता था कि हाँ भाई ये एल्डिहाइड है, ऑक्साइन बना, ये कीटोन है। ठीक है, नेक्स्ट फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है 1650 से लेकर 600 सेंटीमीटर। अब ये फिंगरप्रिंट का मतलब ये होता है कि हर मॉलिक्यूल, जैसे कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे हर मॉलिक्यूल के अपने एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन मोड होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये जो फिंगरप्रिंट रीजन है, इसमें हमें ये पता चलता है कि वो मॉलिक्यूल कौन सा है। इस फिंगरप्रिंट रीजन के जो वेरियस IR स्टैंडर्ड्स हैं उसको रिकॉर्ड करके रखा गया है। और जैसे किसी कंपाउंड की आपको एनालिसिस करनी है, या आपने कंपाउंड बनाया, एल्डिहाइड बनाया, आपने बनाया फॉर्मेल्डिहाइड, तो उस कंपाउंड की एनालिसिस करनी है तो आप क्या करेंगे, आप उसका IR डिटर्मिनेशन करवाएंगे। जो ग्राफ आएगा उसको स्टैंडर्ड ग्राफ से कंपेयर करेंगे, तो आपको फिंगरप्रिंट रीजन में समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये कंपाउंड है। ओके, तो कंपाउंड डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं फिंगरप्रिंट रीजन 1615 से लेकर 600 सेंटीमीटर पोर्शन। ओके, तो IR के इंस्ट्रूमेंट में अगर हम सिंपल इंस्ट्रूमेंट को देखें, वैसे IR डिस्पर्टिव 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक डिस्पर्टिव होता है, एक FT यानी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें इसको थोड़ा एम्पलीफाई किया जाता है। ओके, तो सिंपल हम देख रहे हैं IR सोर्स होता है, एक सोर्स IR बल्ब जिसमें से IR रेडिएशन एमिट होती है। ठीक है, उस रेडिएशन को हम ये मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट करवाते हैं। 2 पार्ट में जाती है वो, एक रखते हैं हम सैंपल और एक रखते हैं रेफरेंस। ओके, रेफरेंस क्यों रखते हैं आपको पता है, हम ब्लैक क्यों रखते हैं, क्योंकि हम उससे कंपेयर करके हम ये निकाल सकें कि भाई अगर मान लीजिए कुछ एरर है तो वो एरर दोनों में कॉमन रहेगी। ओके, और सैंपल की जो पीक्स हैं वो हमें क्लियरली विजिबल होंगे। ओके, तो ये एक रेफरेंस सब्सटेंस रख रहे हैं और यहाँ हम सैंपल रख रहे हैं। IR रेडिएशन को हम इससे गुजार रहे हैं, रेफरेंस से भी और सैंपल से भी। तो ये एक मिरर है जो रोटेटिंग मिरर पर ये इसको डायरेक्ट करता है और यहाँ पर ये डिटेक्टर से डिटेक्ट होता है, और जितना भी लाइट ट्रांसमिट हुआ है वो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस इस डिटेक्टर से डिटेक्ट करके और उसके बाद इसका ग्राफ यहाँ पर कंप्यूटर में हमको मिलता है। ओके,
तो ये वैसे सिंपल प्रोसेस दिख रहा है बट इट्स नॉट सो सिंपल। ओके, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हम ट्रांसमिट करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि वो जो कंपाउंड है, आपका कंपाउंड जो है जिसका आपको एनालिसिस करना है, वो किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक सिलेक्शन रूल होता है। ऐसा नहीं है कि सभी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा वो। हमने इसको पहले भी पढ़ा है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले उसमें कि कोई भी रेडिएटिंग बॉडी जो होती है वो क्वांटा में एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करती है। ठीक है, क्वांटा हमने पढ़ा था HV म्यू, तो ये जो है ये क्वांटा है, वन क्वांटा। तो ये जितना है वाइब्रेशनल क्वांटा है, वाइब्रेशनल लेवल है, तो ये जो वाइब्रेशनल लेवल के ट्रांसफ़र के लिए जितनी एनर्जी उसको चाहिए। ओके, जैसे अभी हमने देखा था स्ट्रेचिंग मोशन, बेंडिंग मोशन, तो स्ट्रेचिंग करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस फ्रीक्वेंसी की लाइट पर ही ये जो सैंपल है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और बाकी सारे फ्रीक्वेंसीज पर रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा, हम इसको स्वैप करके देखेंगे, एक एक करके चेंज करके देखेंगे कि कौन से फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब उसमें से ट्रांसमिटेंस जो आपका ग्राफ मिल रहा है और कौन से में नहीं, ट्रांसमिटेंस 100% मिल रहा है, उनको हम छोड़ देंगे और जिसमें हमें ग्राफ मिल रहा है यानी कुछ एब्जॉर्प्शन मिल रहा है उस ग्राफ को हम ले लेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ इंस्ट्रूमेंटेशन पोर्शन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसके अलावा जो इसके वाइब्रेशंस होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है फंडामेंटल वाइब्रेशन और दूसरा होता है ओवरटोन्स या कॉम्बिनेशन वाइब्रेशन। ठीक है, तो फंडामेंटल वाइब्रेशन हम किसे कहते हैं? फंडामेंटल वाइब्रेशन जैसे अभी मैंने आपको बताया स्ट्रेचिंग या बेंडिंग। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम XYZ एक्सेस को हम लें तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ले सकते हैं। एंड यहाँ पर होता है N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो जो कंपाउंड आपका है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, दैट इज N। ओके, तो एक सिंपल फॉर्मूला है फंडामेंटल वाइब्रेशन जो हम लेते हैं दैट इज़ नॉन लीनियर। अगर मॉलिक्यूल है, अगर मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया H2O का मॉलिक्यूल हुआ, या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, उसमें जो है वो कितने फंडामेंटल वाइब्रेशन हमको मिलेंगे? 3n-6। ओके, जैसे इसमें 3 मॉलिक्यूल हैं तो 3 × 3 9, 9 - 6 3, तो ये 3 आपको फंडामेंटल वाइब्रेशन मिलेंगे। ओके, लाइकवाइज अगर लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो एक लाइन में रहते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल में 3n-5। दिस इज द एम्पिरिकल रूल फॉर्मूला फॉर दिस फंडामेंटल वाइब्रेशन। कितने फंडामेंटल वाइब्रेशनल आपको वो मिलेंगे स्पेक्ट्रा। उसी तरीके से ओवरटोन या कॉम्बिनेशन। ओके, ओवरटोन वाइब्रेशन या कॉम्बिनेशन वाइब्रेशन यानी जिसमें क्या होता है, फंडामेंटल वाइब्रेशन आपस में ओवरलैप करके ओवरटोन बनाते हैं या कंबाइन करके या सब्ट्रैक्ट करके दूसरे वाइब्रेशन भी देते हैं। ओके, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, कैसे होगा, इसको इंटरप्रेट करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम IR स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशन देखते हैं। सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल फॉर IR स्पेक्ट्रा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, उनको भी बताइए एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, इसके आगे का पोर्शन यानी एप्लीकेशन पोर्शन ऑफ IR स्पेक्ट्रा मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में डील करूँगी। ओके, अंटिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।